हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे कि एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में हम कैसे उसको समझेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हेल्प से एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना, यानी सरल आवर्त गति को समझना हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग यहाँ हेडिंग एक बना सकते हैं, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द फॉर्म ऑफ, या ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एसएचएम बाय यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी समरूप वृत्तीय गति की सहायता से सरल आवर्त गति की व्याख्या। तो देखिए याद रखिए, हम लोग एसएचएम ही पढ़ रहे हैं अभी, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हिंदी में कहेंगे कि सरल आवर्त गति तथा समरूप वृत्तीय गति। देखिए, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर समरूप गति करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। मालूम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि उसका जो एंगुलर स्पीड होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड की जगह एंगुलर वेलोसिटी जो होगा ओमेगा, ये ओमेगा जो होगा आपको ये कांस्टेंट होगा। और ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या बताता है? ये मिलता है जब पार्टिकल इस पर मूव करता है, जैसे यहाँ से अगर यहाँ पर आया, इस पर जब ट्रेस करता है, घूमता है इस पर, तो जो एंगल यहाँ बनता है वो एंगल, और बाय टाइम, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, उस टाइम इंटरवल का रेशियो, एंगल और बाय टाइम, इससे हमें मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम एंगुलर स्पीड के नाम से भी जानेंगे, समझेंगे। ये फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है। हम आगे बताएंगे कैसे, क्यों। देखिए, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जो लीनियर स्पीड होता है, मतलब लीनियर वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब इस पाथ पर चलने का जो डिस्टेंस बाई टाइम, छोटे छोटे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और बाई टाइम, फिर डिस्टेंस बाई टाइम, या 1 सेकेंड का डिस्टेंस जो होता है, हर जगह अगर हम एक डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लें तो कांस्टेंट मिलता है, यानी लीनियर स्पीड भी हमारा यहाँ मिलता है कांस्टेंट। तो अब जरा देखिए कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड इस मोशन के लिए क्या होगा? तो टाइम पीरियड होगा, टाइम जो होगा एक साइकिल पूरा करने का डिस्टेंस, यानी 2 पाई आर, और बाई लीनियर स्पीड भी। और भी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, जो ओमेगा आर होता है। तो टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपको 2 पाई आर और बाई ओमेगा आर लिख सकते हैं, और यहाँ से आर कैंसिल होगा, तो T इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को 2 पाई बाई मिलेगा ओमेगा। ये टाइम पीरियड होता है जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो उसका आवर्तकाल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा वो 1 सेकेंड के जो है नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा कोई पार्टिकल, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। अगर हम आवृत्ति निकालें तो चूंकि 1 साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम हमारा ये है, और 1 सेकेंड का हम नंबर ऑफ साइकिल निकालना चाहते हैं, तो हम लोग सीधा 1/t लिख सकते हैं। कैसे? यूनिट लॉ, एक नियम, कि चूंकि 1 साइकिल कंप्लीट करने का टाइम t है, तो जो है
या हम ये कहें कि अगर टी टाइम में, टी सेकेंड में अगर नंबर ऑफ साइकिल जो है 1 है, अगर नंबर ऑफ साइकिल 1 है तो 1 सेकेंड में हमारा क्या होगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड होगा, 1 × 1/t यानी 1/t होगा। तो 1/t हमारा फ्रीक्वेंसी बताता है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। अब आजकल हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल हम लोग ये यूज़ करते हैं, न्यू लिखते हैं इसको। तो न्यू इज इक्वल टू 1 जो है टाइम पीरियड वाले इस फॉर्मूला को ले लीजिए, तो आपको हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/2π/ω। यहाँ से मिलेगा न्यू इज इक्वल टू ω/2π। ये हम लोग को मिल गया फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिला हमें, ये 1 सेकेंड का नंबर ऑफ साइकिल हो गया। सर्कुलर मोशन में 1 सेकेंड का नंबर ऑफ साइकिल। यहां से ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π × न्यू। अब ये ओमेगा जो मिला, ये किस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है, तो 2π × फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है। और 2π यहां पर आप ये समझ लीजिए कि बस एक एंगुलर वैल्यू है। इसको यहाँ एंगुलर वैल्यू के रूप में आप समझ सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ समझ सकते हैं आप, नहीं। तो यहाँ हम अगर बात करें कि ये ओमेगा का नाम क्या दे, तो इसके आधार पर नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा 2π न्यू। 2π को हम एंगल की बात कर सकते हैं अगर, और न्यू को फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का नाम अब आज से इस चैप्टर में और 12th क्लास में भी हम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग कहा करेंगे, याद रखना है आपको। क्लियर है? अब देखिए, यहां से भी आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते थे, चूंकि 1/t को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालते तो क्या मिलते, 2π/t मिलता, और 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते। 2π हमारे यहाँ एंगल होता, तो हमको मिल जाता एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे, जो हेडिंग डाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच हमारा क्या रिलेशन है। तो आइए हम इस चीज पर डिस्कशन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। इसको पहले आप समझ लीजिए। यहां हमने क्या निकाला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड 2π/ω। यानी जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो टाइम पीरियड 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ω/2π, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω इक्वल्स 2π न्यू। देखिए 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये बात हमें दिमाग पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम SHM जो पढ़ेंगे, और जो ये बात हमने पढ़ा है SHM और सर्कुलर मोशन के बीच क्या रिलेशन है, कैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हेल्प से SHM को हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसका उपयोग हम लोग 12th क्लास में बहुत जगह करते हैं। जहाँ जहाँ वेव्स के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर करते हैं, लाइट वेव्स के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर करते हैं, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत जगह करते हैं फ्रिक्वेंसी को। इसके अलावा हम लोग जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं AC, वहाँ भी हम लोग करते हैं। बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, तो बहुत यूज़फुल होगा क्लास 12 के लिए, और इसलिए मैंने यहाँ पर किया। अब हम इस हेडिंग पर आते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इस हेडिंग पर हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो हम किसी डायमीटर पर, इस सर्कुलर पाथ के कोई डायमीटर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये डायमीटर ले लिया, हमने इसको एक एक्सिस के रूप में चूज कर लिया। आइए दूसरा डायमीटर ले लिए, इसको दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के रूप में चूज कर लिया। ये हमारा दूसरा डायमीटर समझिएगा, यहां पर ये दूसरा डायमीटर आपको हो गया। ये हमारा आपको जो है एक्स, ये एक्स डैश,
ये वाई और ये वाई डैश हो गया। और कोई पार्टिकल मान लीजिए कि इस तरह सर्कुलर मोशन में है, इस तरह सर्किल पर मूव कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और मान लीजिए कि t = 0 पर, अच्छा मान लीजिए हम इधर लेके चल रहे हैं, पार्टिकल हमारा ऐसे घूम रहा है इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है। और t = 0 पर कभी पार्टिकल यहाँ पर है और पार्टिकल का ये पोजीशन है t = 0 पर, ये पार्टिकल इस पर चल रहा है, ऐसे ऐसे मोशन में है, इस तरह से ऐसे। तो जब यहाँ पार्टिकल रहता है तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस एक डायमीटर पर, इस एक्सिस पर हम एक प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? इस पार्टिकल को लेकर के हम इस डायमीटर पर एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे, ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये हमारा कहलाएगा आपको प्रोजेक्शन ये। और यहाँ से पार्टिकल का प्रोजेक्शन का पोजीशन हो जाएगा x0 और एंगल मान लीजिए कि ये थीटा यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से हम एंगल ले रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट y एक्सिस से हम ले रहे हैं। और मान लीजिए कि पार्टिकल हमारे यहाँ पहुँच गया t टाइम पर, थोड़ा और नीचे यहाँ आ गया, मान लीजिए t टाइम पर यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पर आपको चला A से और B पर यहाँ पहुँच गया पार्टिकल। तो अब यहाँ जब पहुँचा जब पार्टिकल, तो ये एंगल क्या बनेगा? जबकि मोशन जो हो रहा है ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से हो रहा है। तो अगर ये एंगल हमको पता करना हो, चलो इस एंगल को हम फाई ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। जो शुरू में एंगल है इस y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, जहाँ पर हमने मोशन को देखा, स्टार्ट किया मोशन को ऑब्जर्व करना, मोशन को देखना हमने स्टार्ट किया, t = 0 पर जब हमने देखा तो हमारा एंगल फाई बन रहा y एक्सिस से। और जब यहाँ से यहाँ आया तो ये एंगल अगर मान लो कि थीटा अगर बनता हो तो पता इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो पता ओमेगा को हम θ/t लिखते हैं। तो थीटा हम क्या लिख सकते हैं? तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा × t। तो ये एंगल हमारा बनेगा ओमेगा × t बन जाएगा। क्लियर है? अब इसको आपको लिखने की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब याद रखिए कि जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल जो है, यहाँ जो एंगुलर वेलो स्पीड है या वेलोसिटी कर सकते हैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जो है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की अगर हम बात करें, अचर कोणीय चाल, वो हम लोग का ये ओमेगा है। अचर कोणीय चाल, अचर कोणीय चाल, इसको हम चाल भी कर सकते हैं, कोणीय चाल, ये हमारा ओमेगा है। आपको क्लियर है? अब एक बात मुझे बताइए, तो जब यहाँ से यहाँ जब आएगा तो एंगल क्या बनेगा? तो एंगल के लिए हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, ओमेगा = θ/t, और यहाँ से थीटा जो होगा ये मिलेगा हम लोग को ओमेगा × t। तो थीटा हमारा ये वाला है, ये वाला थीटा है, ये वाला फाई के बाद वाला। टोटल एंगल ये क्या बनेगा? टोटल एंगल यहाँ से यहाँ y से जब पार्टिकल का t टाइम पर पोजिशन, यहाँ टाइम t है, यहाँ टाइम t पर पहुँचा है, टाइम यहाँ पर आपको t हो गया है, टाइम जो है यहाँ पर t हो गया है। तो एंगल पूरा बनेगा ओमेगा t + फाई, चाहे फाई + ओमेगा t। अब यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉइंट P पर इसका प्रोजेक्शन अभी है t टाइम पर। तो क्यों हम ये सब दिखा रहे हैं, जरा आइए हम इसको समझते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पार्टिकल का इस सर्किल के किसी भी एक डायमीटर पर प्रोजेक्शन का जो मोशन होगा वो SHM होता है। जैसे पार्टिकल यहाँ है, इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन लेना है, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ये, जब पार्टिकल यहाँ आ गया ऐसे मूव करते हुए तो प्रोजेक्शन ये यहाँ खिसक गया, जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ मिला, मतलब जब पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्शन इधर भाग रहा, जब पार्टिकल यहाँ तो प्रोजेक्शन यहीं पर मिला, चूंकि इसी डायमीटर पर प्रोजेक्शन हमको देखना है। जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन अब इधर जा रहा है, इधर जाने लगा,
जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन हमारा इधर गया खिसक के, जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन इधर गया खिसक के, जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, जब पार्टिकल यहाँ आया तो देखिए प्रोजेक्शन इधर खिसक गया, जब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन देखिए इधर खिसक गया, जब यहाँ आया तो वहीं पर हो गया, जब यहाँ आया पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहाँ खिसक गया, जब यहाँ पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, जब यहाँ पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। देखिए जब इधर पार्टिकल आ रहा है तो प्रोजेक्शन इधर, जब इधर पार्टिकल आ रहा है तो प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो प्रोजेक्शन जा रहा है। मतलब कि जब, अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समरूप वृत्तीय गति, मतलब एक निश्चित टाइम में यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आएगा तो इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन भी निश्चित टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। जब निश्चित टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो प्रोजेक्शन भी निश्चित टाइम में इधर पहुँचेगा इस पार्टिकल का, जैसे जैसे इधर पार्टिकल आएगा उसका प्रोजेक्शन इधर बढ़ेगा। फिर जब निश्चित टाइम में पार्टिकल इधर पहुँचेगा तो प्रोजेक्शन इधर भागेगा, फिर निश्चित टाइम में पार्टिकल इधर पहुँचेगा, प्रोजेक्शन इधर जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्शन का जो पाथ हो रहा है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, बार बार जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगेगा तो इस डायमीटर पर पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन का मोशन होगा, जिसको हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप पे नहीं, प्रक्षेप, प्रक्षेप की बात हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो जब पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन का मोशन होगा किसी डायमीटर पर वो SHM होता है। तो प्रोजेक्शन के लिए अगर आप इक्वेशन ला दीजिए, प्रोजेक्शन के पोजीशन का इक्वेशन, तो वह SHM का इक्वेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पार्टिकल हमारा ऐसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर भी है, जब टाइम 0 है तो यहाँ पर पार्टिकल है तो इसका प्रोजेक्शन ये मिला, यहाँ पर मिला, मान लीजिए पॉइंट हमारा P है, इसका पोजीशन x0 हो गया, प्रोजेक्शन का पोजीशन, जो प्रोजेक्शन SHM करने वाला है उसका पोजीशन। और जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो मान लीजिए पॉइंट Q पर ये पहुँच गया, इसका पोजीशन पॉइंट Q पर पहुँच गया, ऐसे प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया। अब इसके लिए इक्वेशन अगर ला देते हैं आप तो वो इक्वेशन आपका SHM का इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए, इस x के लिए आप एक इक्वेशन बना दीजिए। तो देखिए पूरा एंगल जो बनेगा ओमेगा टी प्लस थीटा बनेगा। तो ये एंगल भी जो बनेगा यहाँ वाला, ये एंगल भी आपको बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, कहिए थीटा हम बोल दे रहे हैं, जबकि ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाई होगा। और अब देखिए ये जो ट्रेंगल है ओ क्यू बी में, इन ट्रेंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, अब साइन, इस एंगल को आप ले लीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को अगर आप ले लेते हैं तो देखिए परपेंडिकुलर होगा ओ क्यू और बाई हाइपोटेनस जो होगा 90 के सामने वाला ये, यानी कि ओ बी, यानी हो जाएगा x। अब मान लीजिए कि रेडियस आप ए ले लेते हैं, सर्किल का रेडियस आप ए, ये ए जो है रेडियस ऑफ सर्किल, जो एम्पलीट्यूड को बताएगा, रेडियस ऑफ सर्किल, जो कि सर्किल, जो कि जो प्रोजेक्शन का SHM हो रहा है वहाँ एम्पलीट्यूड को ये कैपिटल ए बताएगा। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक, सर्किल का रेडियस आपको होगा। तो ये मिलेगा हम लोग को साइन जो है आपको मिलेगा ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स बाई ए। यहाँ से x के लिए इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यही तो हमारा SHM का इक्वेशन है। तो SHM का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया, हम लोगों ने ला दिया, एकदम क्लियर कट बढ़िया से समझना है।
एसएचएम का इक्वेशन आ गया। अब देखिए हम इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म भी आपको ला के दिखा देते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए समझिए, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है। इस तरह से आपको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इस तरह से आपको पार्टिकल है। ये एक डायमीटर हमने ले लिया, दूसरा डायमीटर ये ले लिया। इसको हमने x ले लिया, इसको हमने x डैश, और इसको हमने y, और इसको हमने y डैश ले लिया। देखिए मान लीजिए कि पार्टिकल हमारे यहां पर है, तो इस पार्टिकल का इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन होगा वो यहां आपको मिलेगा। इस पार्टिकल से सीधे यहां एक परपेंडिकुलर डालिए, और जो पॉइंट मिला उसका इसका जो है ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। पार्टिकल यहां आ गया, परपेंडिकुलर डालिए, अब प्रोजेक्शन यहां आ गया। यहां रहेगा तो प्रोजेक्शन यहां रहेगा, मतलब यहां से यहां आया तो प्रोजेक्शन यहां से खिसक के यहां आया। पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन खिसक के यहां आया। पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन खिसक के यहां आया। यहां रहा होगा तो प्रोजेक्शन यहां रहा होगा। यहां आएगा तो प्रोजेक्शन यहां आएगा। जब जहां पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उस पर प्रोजेक्शन वहीं हो जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे आया तो प्रोजेक्शन ऐसे आगे बढ़ा। पार्टिकल जब इधर आने लगेगा, यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन ये मिलेगा। पार्टिकल जब यहाँ आ गया तो प्रोजेक्शन देखिए इधर बढ़ने लगा। यहाँ आया तो प्रोजेक्शन आपको इधर लगा बढ़ने। यहाँ आया तो प्रोजेक्शन फिर से यहाँ पहुँच गया। जब पार्टिकल यहाँ आएगा, प्रोजेक्शन आपको यहाँ से खिसक के इधर पहुँच गया। यहाँ आएगा, प्रोजेक्शन यहाँ खिसक के आ गया। यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन वहीं पहुँच गया। फिर यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन इधर लगा जाने। अब यहाँ आया तो प्रोजेक्शन लगा इधर जाने। अब यहाँ जब आया तो प्रोजेक्शन इधर लगा जाने। यहाँ पहुँचा तो फिर प्रोजेक्शन यहाँ, मतलब पार्टिकल ऐसे, प्रोजेक्शन ऐसे। पार्टिकल यहाँ पर तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर तो प्रोजेक्शन जो है इधर। प्रोजेक्शन जो है आगे पीछे मोशन कर रहा है एसएचएम की तरह। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि एसएचएम को समझने का एक बड़ा ही अच्छा ये एग्जाम्पल होता है। जान लीजिए साइंस में चूंकि एसएचएम को समझना इतना जरूरी है 11th और 12th क्लास दोनों के लिए। 12th क्लास में भी इन बातों का हम लोग यूज करते हैं, जबरदस्त, बेहद जरूरी है इसको समझना। अब देखिए कि भाई यहां फेज क्या होता है। यहां से फेज को भी आसानी से समझा जा सकता है आसानी से। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा, चलिए कि पार्टिकल मान लीजिए हमारा ऐसे अप कर रहा मोशन, और मान लीजिए स्टार्ट उसने यहां से किया है, उसका यहां पर प्रोजेक्शन ये x0 है, और यहां पर एंगल बना रहा है ये फाई। इस वाई वाले एक्सिस से एंगल जो है, अब एक बात याद रखिए, अगर प्रोजेक्शन x पर आपको लेना है तो एंगल का मेजरमेंट y से करना है। अगर प्रोजेक्शन y पर लेना है तो एंगल का मेजरमेंट x से आपको करना है, याद रखिएगा। तो एंगल हमारे यहां पर फाई है, तो ये एंगल भी आपको फाई मिलेगा, ये एंगल फाई मिलेगा आपको, ये एंगल फाई। ये एंगल क्या डिसाइड करेगा x0 को, मतलब इस पोजीशन को। क्योंकि देखिए इस फिगर में आप देखिए साइन फाई क्या मिलेगा, साइन फाई मिलेगा ये परपेंडिकुलर x0, और बाई अगर मान लीजिए रेडियस, हम इसका सर्किल का रेडियस अगर a ले लेते हैं तो ये रेडियस ही तो है, ये तो बटा हो जाएगा a। तो इनिशियल पोजीशन को बताता है ये फाई, डिसाइड करता है पोजीशन को। देखिए इसलिए इसका नाम फेज है। फेज, फेज हिंदी में कला कहते हैं, जो दो चीज को बताता है, स्थिति को और मोशन के डायरेक्शन को, कि मोशन किधर हो रहा है। अगर ये निगेटिव होता
तो मोशन जो है इस तरफ होता, मतलब SHM इधर होता। अगर पॉजिटिव है तो मोशन इधर होगा। तो दो चीज, इस पोजीशन को और मोशन के डायरेक्शन को। एक और चीज, अगर पार्टिकल यहां आ गया, मान लीजिए ओमेगा स्पीड से वो घूम रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो यहां से यहां पहुंचा तो ये एंगल कितना लेंगे? तो जब एंगुलर स्पीड ओमेगा दे देगा क्वेश्चन में, तो ये एंगल ओमेगा इंटू टी लीजिएगा। किस फॉर्मूला से? तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी से। तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू टी, ये मिल जाएगा। अब हमारा पोजीशन यहां आ चुका, खिसक कर यहां, पहले यहां था, पोजीशन यहां आ गया एक्स। अब देखिए टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होगा, तो ये एंगल भी आपको कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाई होगा। ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाई होगा। अब ये ओमेगा टी प्लस फाई इस पूरे एक्स को बताएगा, पूरा एक्स पोजीशन को बताएगा। यानी अगर आप लिखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकालिएगा जब, तो पूरा ये एंगल जो है इसके लिए परपेंडिकुलर एक्स होगा और बाई हाइपोटेनस ए होगा। मतलब ये एंगल पूरा का पूरा हमारा पोजीशन एक्स को डिसाइड करेगा, इसलिए इसका नाम फेज कहलाता है। इस ओमेगा टी प्लस फाई का नाम हम लोग फेज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कला, जो बताता है कि पार्टिकल का स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर ये एंगल ऐसा हो कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ मोशन हो रहा है, SHM हो रहा है। अगर माइनस में आ गए एक्स का वैल्यू, एंगल ऐसा कुछ मिले कि माइनस में अगर एक्स आ जाए, तो समझिए कि मोशन का SHM जो हो रहा है वो SHM इधर होगा आपको। तो ये दो चीज़ों को बताता है ये फेज, इसलिए इसका नाम फेज है, कला। 12th क्लास में जबरदस्त यूज होगा ये कला और फेज क्या है। तो कला या फेज, जिसको इंग्लिश में फेज और हिंदी में कला कहते हैं, ये बताता है कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है और पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां से फिर इक्वेशन आप क्या ला दीजिएगा, इस ए से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो यहां हमारा इक्वेशन दोबारा ला दिए, बट हम यहां फेज को समझाना चाह रहे थे कि फेज क्या होता है। तो फेज हमें क्या बताता है? तो फेज जैसे इस इक्वेशन में जब आपको कोई कहे कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप बताइए, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो x जो है हमारा पोजीशन है, अच्छा है टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, और a जो है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको a है। और ये हमारा फेज कहलाता है। ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या कहेंगे? तो फेज कहेंगे, फेज कहेंगे। और हिंदी में हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग हिंदी में इसको कला कहेंगे। फेज को हिंदी में कहेंगे कला। और ये बहुत ही जरूरी है ये समझना कि फेज हमें क्या बताता है। तो फेज हमें बताता है कण का स्थिति, कण का स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और दूसरा बताता है कि कण का मोशन का डायरेक्शन, यानी कण के गति का दिशा, कण के गति की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ये हमें बताता है दो चीजों को, एकदम इसको पकड़ लेना है कि फेज हमें क्या बताता है। अब इनिशियल फेज क्या बताएगा? तो इनिशियल पोजीशन को बताएगा, और इनिशियल पोजीशन का मोशन का डायरेक्शन ही बताएगा कि मोशन किस तरफ होने वाला है, दोनों चीज़ों को बताएगा। तो ये दिमाग पर हम लोग को रख लेना है। अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए। तो हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम दोबारा बता देते हैं कि SHM का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को आप कैसे याद रखिएगा। मिटाया जा सकता है,
अब टाइम पीरियड इन SHM, टाइम पीरियड इन SHM, SHM में टाइम पीरियड की बात अगर करें, समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके प्रोजेक्शन का जो मोशन होगा वो SHM होगा। तो जितनी टाइम में कोई पार्टिकल एक साइकिल पूरा करेगा सर्कुलर मोशन में, वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला SHM के लिए आपको ले लेना है। यानी टाइम पीरियड जो लेना है यहां भी 2 पाई बाई ओमेगा ले लेना है, फॉर्मूला आपका आ गया। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लेना है वही आपको SHM का भी ले लेना है, और फ्रीक्वेंसी भी वही ले लेना है, ओमेगा बाई 2 पाई। ये दिमाग पर हम लोग को रख लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि जैसे मोशन हो रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जितने टाइम में इधर यहाँ पहुँच रहा था उतने टाइम में देखिए प्रोजेक्शन यहाँ जा रहा था, जितने टाइम में यहाँ पहुँच रहा प्रोजेक्शन इधर आ रहा था, जितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा प्रोजेक्शन इधर आएगा, जितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा प्रोजेक्शन इधर जाएगा। मतलब अगर एक साइकिल कंप्लीट तो प्रोजेक्शन का भी एक साइकिल कंप्लीट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही लेना है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोगों ने देखा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वही लेना है। अब यहाँ भी इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स दिए जा सकते हैं। NCERT में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं अलग अलग टाइप के, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको ये पार्टिकल जो है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये 2 डायमीटर आपको आपने ले लिया, x डैश y और y डैश आपने ले लिया, और मान लीजिए t = 0 आपको यहाँ पर है। तो इनिशियली पोजीशन यहाँ पर होगा प्रोजेक्शन का, टाइम जब 0 है तो, और मान लीजिए t टाइम पर ये पहुँच गया आपको यहाँ पर, कहीं यहाँ पर टाइम t पर यहाँ पहुँच गया। तो अब प्रोजेक्शन जो यहाँ इस पार्टिकल के यहाँ आने के बाद, जब पार्टिकल यहाँ आ गए तो प्रोजेक्शन का पोजीशन आपको ये हो जाएगा। अब ये एंगल बनेगा आपको ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ एंगुलर स्पीड यहाँ ओमेगा रहेगा, दिया रहेगा, टाइम पीरियड दिया रहेगा, उससे आपको ओमेगा निकाल लेना है। टाइम पीरियड इसका दिया रहेगा सर्कुलर मोशन का, उससे आपको ओमेगा निकाल देना है, 2 पाई बटा जो है टी करके आप निकाल दीजिएगा ओमेगा का वैल्यू, आपको क्वेश्चन में देगा। अब आपको ये ओमेगा टी है तो ये भी आपको ओमेगा टी होगा आपको, तब आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? तब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाई आपको ए, जहाँ ए क्या है तो ये एम्पलीट्यूड है यानी कि रेडियस, यानी कि ये वाला एम्पलीट्यूड ए, रेडियस जो है एम्पलीट्यूड का काम करेगा, एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी। तो क्वेश्चन आपका NCERT का हम बनाएंगे, उसमें ये लाने के लिए बोलेगा, एक डायग्राम बना देगा और लाने के लिए बोलेगा कि आप इक्वेशन को डिराइव कीजिए, इक्वेशन को लाइए। और यहाँ टाइम पीरियड दिया रहेगा इस सर्कुलर मोशन का, जिससे आप ओमेगा का वैल्यू पता कर लेंगे। ओमेगा का वैल्यू पता हो गया तो इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। देखना यह है कि एंगल कहां से मापा जा रहा है। अगर y एक्सिस से एंगल मापा जा रहा है तो इक्वेशन इस तरह का मिलेगा। अगर एंगल x के साथ मापा जाता तो ये cos के रूप में मिलेगा। अगर मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता घूमना, अब प्रोजेक्शन x पर हम लेते और ऐसे घूमता ही है, तो हमारा जब इक्वेशन जो आता है वो cos के रूप में आता। यहाँ दिखा देते हैं, जैसे देख लीजिए आप यहाँ। अगर मान लीजिए कि आपको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और मान लीजिए कि आपको ये x डैश और ये y और ये y डैश, और मान लीजिए कि आपको पार्टिकल, अब एंगल मान लीजिए कि आप यहाँ से माप रहे हैं, यहाँ पर टाइम आपको 0 है, टाइम t पर यहाँ पार्टिकल पहुँच गया, प्रोजेक्शन हमारा अब यहाँ पहुँच गया है। अब ये प्रोजेक्शन हमारा ये x है, अब x पर लेना है, y पर नहीं लेना है। फिर अगर एंगल अगर x से मापेंगे, अब प्रोजेक्शन y पर लेंगे तो फिर साइन वाला इक्वेशन मिलेगा, साइन वाला। लेकिन अगर x पर ही प्रोजेक्शन लेना है और एंगल भी x से ही मापना है तो ये एंगल ओमेगा टी मिलेगा हम लोग को। अब तब इक्वेशन क्या मिलेगा? कॉस
ओमेगा टी इज इक्वल टू जो है ये बेस हो जाएगा x और बाई ये रेडियस आपको ये a हो जाएगा, तो बाई ये इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। अब एसएचएम का इक्वेशन ये मिलेगा हम लोगों को। तो वो न्यूमेरिकल पर अब हम समझेंगे सवाल से, अगले वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे कि हम लोग कैसे ये काम कर पाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको समझ लेना है। फिर अगले वीडियो लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स रहेगा एनसीईआरटी का और एससी वर्मा दोनों का कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आने वाला है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।